सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक जो केस है, 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस, उसकी समाअत 2 नवंबर को होनी है। वो केस अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को अदालत बुला लिया गया और तीन रुकनी बेंच इस पर बन चुका है, जिस पर जस्टिस काजी फाइजी साहब इसकी सरबराही करेंगे। और अब इस पर हैरान कुन बात यह है कि 9 अगस्त को जब असम्बली तहलील हुई थी तो 90 रोज़ का जो एक मुद्दत है, मुकर्ररा मुद्दत जो आइन में है, वो पूरी हो रही है 7 नवंबर को। तो 85 रोज़ गुजरने के बाद इसकी समाअत 2 नवंबर को होने जा रही है। तो ये मामला कहाँ तक जा सकता है और किस अंदाज से आगे बढ़ेगा, और क्या अगर आइन से रूगर्दानी का कोई मुर्तकिब पाया गया तो उस पर क्या कहीं कोई कार्रवाई होगी? चूँकि जो फ़रीक़ैन हैं इसमें, जो अदालत इस मामले पर गए, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट बार है और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो कुछ दरखास्तें हैं वो इसमें ज़ेर समाअत थीं। तो अब इनको CCI के फ़ैसलों पर एतराज़ था और ये कहा गया था कि 90 दिन में इंतख़ाबात का इनेकाद क्यों नहीं हो पा रहा है। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू तो करती रही और ये कहती रही कि एक शख्स के लिए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है और मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी की वजह से इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। और अब तो वो खुलकर ये बात कर रहे हैं। अब मियाँ साहब वापस आ चुके हैं, कानूनी मामलात अब उनके सामने हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन बड़ा स्पीडी उनका ट्रायल हो रहा है। और जहां उन्होंने एहतसाब अदालत में खुद को सरेंडर किया, वहां से अभी उन्हें 20 नवंबर तक का रिलीफ मिला। वहीं पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो गए तो कल एक और उस सिलसिले में अब समाअत होनी है। सरेंडर उनके जो इस वक्त वारंट हैं वो मनसूख हो गए। तो तोशाखाना जो केस था उन पर, वो अब उसका ट्रायल आगे बढ़ेगा। किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या सजाएं मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं, कब तक ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमान करवाते हैं राना मुबशिर साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद मेहमान भी अभी आगे चलकर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तो राना, एहसान साहब, हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो हसन रज़ा पाशा साहब, गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करता हूँ। चूँकि ये 2 नवंबर को जो अब ये समाअत मुकर्रर हुई है, ये बताइएगा कि अब उसके 5 रोज़ बाद तो 90 दिन की मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये अब समाअत होने जा रही है। काजी फाइज साहब इस पर इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, अतर मिनुल्लाह साहब उसमें शामिल हैं, अमीरुद्दीन खान साहब इसमें शामिल हैं। तो अब बुनियादी मुतालबा क्या है? 90 दिन वाला मुतालबा तो नहीं पूरा हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में कार्रवाई कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब की बात है कि 90 दिन के अंदर अंदर तो अब इलेक्शन होने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक चीज सारे फरीकैन मुत्तफिक हैं इस बात पे कि अब जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए, 90 दिन की बात को छोड़ के। और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और यकीनन लग भी ऐसे ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अब इलेक्शन की डेट को अनाउंस करेगी, या जो मुतलका इदारे हैं मसलन सदर पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो या उनसे इलेक्शन की डेट और स्केड्यूल अनाउंस करवाएगी। क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है, इनका होना मुल्क के लिए बहुत अहम है। लेकिन हसन रज़ा साहब, ये इलेक्शन कमीशन तो एक शेड्यूल, तो एक इनिशियल तो वो दे चुका है। वो ये बता चुका है कि जनवरी के आखिरी 10 दिन में कोई भी वो दिन हो सकता है कि जिस दिन इलेक्शन हो। तो इलेक्शन कमीशन, आपको क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पाबंद करेगी उनको कि आप जल्द अज जल्द इस डेट को अनाउंस करें, या फिर ये अभी 30 नवंबर तक का तो इंतजार बहरहाल करना ही होगा डेट के लिए? देखिए, ये एक टेंटेटिव सा था कि जी के जनवरी के आखिर में होगा, कोई डेट नहीं है। डेट मींस स्पेसिफिक डेट कि फलां तारीख को होगा, और उसके लिए उनको अपना स्केड्यूल भी देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप इस तरह कर दे जी कि जनवरी के लास्ट वीक में होगा या फरवरी के आगे पीछे। तो ये कोई ऐसा बहुत हो की तो बात नहीं है, बल्कि 2 और 2 4 वाली बात है। तो मैं समझता कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर तरीके से कोई डेट अनाउंस की हो, और ना ही ऐसे तरीके मुल्कों की तारीख में इख्तियार किए जाते हैं कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव हफ्ता दे दिया, डेट नहीं दी।
ठीक है, तो राना मुबश्शिर साहब, ये अब इस मामले में हम मैक्सिमम क्या कार्रवाई अदालत की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जाहिर है कि 5 दिन में तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। क्या सिर्फ पाबंद किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि जनवरी के आखिर की या फरवरी के आगाज़ की कोई एक डेट दे दें ताकि ये जो दरखास्तें आई हैं इनको निपटाया जा सके, या इससे आगे बढ़कर भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन है वो अनकरीब जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको अनाउंस कर देगा और अगले कुछ ही दिनों में इलेक्शन शेड्यूल मेरे ख्याल में आपके सामने आ जाएगा। एंड आई वुड से, आई कैन नॉट कंफर्म इट, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि 28 जनवरी की डेट आपके पास आ जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, and but I'm saying that there is a possibility. I'm repeating myself again and again. So ये हो सकता है और इस पे आगे चला जा सकता है कि once the schedule is there, so फिर आप election mode में चले जाते हैं। and the way मियां नवाज शरीफ साहब is getting relief और बड़ा swiftly उनको relief मिल रहा है, उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ ऐसे cases थे जो politically motivated थे, उसके पीछे पॉलिटिकल मुहरकात थे जिसकी वजह से केस बने थे, और एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें वो अपने एविडेंसेस या प्रूफ नहीं पेश कर सके मियां नवाज शरीफ साहब। अदर देन दैट आई वुड से कि ही इज़ ऑल सेट टू गो फॉर इलेक्शंस, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, और उसकी आप जो है ख़बर अगले कुछ ही दिनों में आप सुन भी लेंगे। और ये मेरे ख्याल में ही इज़ ऑल सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। अब उसमें आखिरी वक्त में क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, हमारी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ और उसको फिर रिपीट करूँगा कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो आप 72 घंटे से ज़्यादा की उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी स्लिपरी फील्ड और बड़ा यहाँ पे चेंजेस आती हैं और डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है अक्सर औकात। सो आई पर्सनली थिंक कि ही इज़ ऑल सेट, मियां नवाज शरीफ साहब इज़ ऑल सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और आपने इलेक्शंस की बात की कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आई थिंक अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर सकते होते तो वो आज पाकिस्तान में ना होते, so वो पाकिस्तान शायद ना आते। सो आई थिंक ही इज़ देयर, ही इज़ हियर जस्ट बिकॉज। अच्छा राना साहब, ये मियां साहब की जो वापसी है उसके जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर जो इम्पैक्ट है, इस पर तो हम आगे चलकर अभी मजीद डिटेल से भी ज़रा बात करते हैं। कई सवालात मैं इस सिलसिले में आपकी तरफ लेकर आऊँगा, लेकिन ये जो अभी 2 नवंबर को स्पेसिफिकली जो इस वक्त हियरिंग हो रही है, क्या वो जो एक इबाम पैदा हो गया था CCI के नोटिफाई करने के बाद नए सेंसस को, तो वो इबाम दूर हो सकेगा? कि कोई कह रहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, और फिर एक राय ये आ रही थी कि अब चूँकि सेंसस नोटिफाई हो चुका है तो अब वो जब मुकम्मल होगा उसके बाद नए सेंसस के थ्रू ही डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इलेक्शन होगा। तो वो कोई क्लियर एक वर्जन नहीं आ रहा था कानूनी आईनी तौर पर, क्या वो उसकी तशरीह हो सकेगी? तो एक बेहतर है कि उस मामले को भी फिक्स कर दे सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में उसको एड्रेस कर लिया जाए तो वंस फॉर ऑल बेहतर होगा, और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो उस पर हर्फ नहीं उठेगा, उस पर उंगलियां नहीं उठेंगी। और अगर नई हल्का बंदियाँ करवा ली जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई जायका नहीं है उसमें, क्योंकि आएंगे इफ्स एंड बट्स होंगे, लोग अपने रिजर्वेशंस भी शो करेंगे, कंसर्न्स भी शो करेंगे, बट देन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। इलेक्शंस अगर हो जाएंगे तो फिर वो ठीक है, वो उसी मियर स्टेटमेंट्स रह जाती हैं वो सारी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर करवा ली जाए नई हल्का बंदियाँ तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें से जो प्रेशर है वो थोड़ा सा मेलो हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा इन द डेज टू कम। बट अगर नई हल्का बंदियाँ करा लें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। उससे हो सकता है थोड़ा सा इलेक्शंस आगे जाने की हो सकता है, उसमें मिड फरवरी में चला जाए, फरवरी के एंड में चला जाए। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। बट अगर ये कहा जाए कि इलेक्शंस, यस इलेक्शंस होंगे, और यस मेरे ख्याल में 28 जनवरी की डेट आ सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन स्केड्यूल भी आ सकता है। ठीक है, तो राना एहसान साहब, ये अब आपके मुखालफिन मियाँ साहब की उस तकरीर 21 तारीख वाली को लेकर ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने उसमें कोई ख़ास इलेक्शन कमीशन से डिमांड नहीं की। मियाँ साहब ये मुतालबा नहीं कर रहे कि इलेक्शन को जल्द करवाया जाए, जल्द उसकी तारीख का ऐलान किया जाए।
तो मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब को अभी कोई जल्दी नहीं है इलेक्शन की, वो जनवरी के आखिर में हो, फरवरी में हो या उससे भी आगे चले जाएं, सूट कर रही है आपको ये सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां साहब बेहद इसरार के बाद जो PMLN के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, इस डिमांड पे आए कि इलेक्शन की कैंपेन मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। तो वो तो आए ही इसी मकसद के लिए हैं कि वो इलेक्शन की कैंपेन लीड करें। और PMLN की जो है एक तरीके से कैंपेन लॉन्च हो चुकी है 21 अक्टूबर के जलसे के बाद। तो हम तो नारे लगा रहे हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ, तो ये तभी मुमकिन है अगर इलेक्शन होंगे। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन देखें हमें एक चीज का इदराक है कि 30 नवंबर तक जो है वो डीलिमिटेशन का टाइम है कि डीलिमिटेशन इतराजात के बाद मुकम्मल हो जाएगी। उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमीशन पहले ही जनवरी के आखिरी हफ्ते का इंदिया दे चुकी है या जनवरी के आखिरी दिनों का इंदिया दे चुकी है। तो हम ये जो टाइम है कह लें इन बिटवीन डीलिमिटेशन तक का, शायद कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास ये वक्त है कि वो डीलिमिटेशन मुकम्मल करके इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करे। तो मैं समझता हूं कि अगर जो 30 नवंबर को डीलिमिटेशन मुकम्मल होती है तो जो पहले चंद दिन ही होंगे उसी के अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो डेट अनाउंस कर दें। जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो डीलिमिटेशन को डीरेल करेंगे। अब तो काफी हद तक वो मुकम्मल होने जा रही है, काफी बढ़ चुकी है आगे, तो उस प्रोसेस को नहीं रोका जाएगा, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और ये है भी एक सेंसस आईनी अमल है और ये डीलिमिटेशन कानूनी अमल है। तो ये इसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि अब हम क्यों बार बार क्रिएट होता है कि इलेक्शन पता नहीं कहां जा रहे हैं। डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी, उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं और इसलिए हमें कोई इतनी परेशानी नहीं हो रही। हाँ, परेशानी का जरूर वक्त आएगा अगर डीलिमिटेशन के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं अनाउंस की, स्केड्यूल नहीं अनाउंस किया, तो फिर मेरे ख्याल से परेशान होना चाहिए, फिर पूछना चाहिए कि क्यों नहीं अनाउंस हुआ। क्योंकि अब डेट अनाउंस ना होने में सिर्फ डीलिमिटेशन दरमियान में है, जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो डेट या स्केड्यूल इलेक्शन का अनाउंस करने का डिले का कोई जवाब नहीं बनता। जी सही। और बड़ा स्ट्रांग परसेप्शन ये पीपल्स पार्टी ने बनाया और आप देखें कि उनकी हाईएस्ट टॉप लीडरशिप की तरफ से बयान आया। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मियां साहब की वापसी की वजह से एक शख्स की वजह से इलेक्शन को डिले किया जा रहा था और अब वो इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रहे हैं कि अब तो मियां साहब आ गए, अब तो आप डेट अनाउंस कर दें। तो ये इसको आपसे एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट लेते हैं या ये क्या इस पर रिएक्शन है पार्टी का? मैं इसको इलॉजिकल आर्गूमेंट लेता हूं और प्रोपेगेंडा और सिर्फ सियासत लेता हूं इसको इस वजह से कि भाई आप तो शामिल थे उस फैसले में कि जिसमें सेंसस नोटिफाई किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने। तो ये आप एक तरफ खुद सेंसस को नोटिफाई कर रहे हैं, उसमें आप हिस्सा डाल रहे हैं और फिर आप कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन करा दो। तो ये थ्रू आउट पीपल्स पार्टी का एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि 90 दिन का जो उन्होंने नारा लगाया वो एक सिर्फ सियासी बयान था। उनको भी पता था डीलिमिटेशन होनी है और अब आगे राना एहसान साहब अभी जाहिर है उनकी यहाँ नुमाइंदगी नहीं है कि वो इस पर अपना आर्गूमेंट देते, लेकिन उनका आर्गूमेंट जो इस पर है वो ये है कि उस CCI मीटिंग में उन्हें श्योरिटी दी गई थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो ड्यूरेशन है 90 दिन, वो कहीं नहीं जाएगा, इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। तो ये इस पर उनका आर्गूमेंट आता है। नहीं, मुझे ये भी देखें, ये भी इस बात की भी कोई लॉजिक नहीं बनती। एक प्राइम मिनिस्टर भी अगर वो क्लेम करे कि प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी, प्राइम मिनिस्टर कैसे एश्योरेंस दे सकता है? ये तो काम ही इलेक्शन कमीशन का है। डीलिमिटेशन करनी है, नहीं करनी, कैसे करनी है, उसका क्या स्केड्यूल है, काम ही इलेक्शन कमीशन का है। तो ये इतने बच्चे तो नहीं है कि इनको PMLN के किसी मेंबर ने एश्योरिटी दी और इन्होंने मान ली। ये काम जो आईनी काम है वो इलेक्शन कमीशन का है। या तो इलेक्शन कमीशन उनको एश्योरिटी देता तो बात बनती कि हाँ उन्होंने एश्योरिटी दी और वो भी रिटन फॉर्म में दी। ये जुबानी कलामी ऐसी बातें कर देना, ये सिर्फ सियासत है, ये सिर्फ सियासी नारे हैं। ये इस चीज का सेंसस को नोटिफाई करने का हिस्सा थे, दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। और इनको पता था कि अब ये डीलिमिटेशन की प्रोसेस होगी और फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अभी ये जितनी सियासत करना चाहे कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉजिक बनती है इस चीज की। सही। तो हसन रजा पाशा साहब, जरा ये कानूनी तौर पर आप बताइएगा कि मियां साहब के लिए अब कोई बज़ाहिर तो ऐसी कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही, चूँकि तोशा खाना वाली समाअत ट्रायल कोर्ट में कोई 20 नवंबर तक वो डिले हो गई है, वो तो पूरा कोई महीना भी उसमें बाकी है। कल जो समाअत होनी है हाई कोर्ट में, उसमें
अब ये सिर्फ एक आधी समात की हद तक बाकी रह गया मामला, यानी मियाँ साहब पर से तमाम केसेस ख़त्म होने वाले हैं, या कहीं कोई ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोई कानूनी रुकावट आप देख रहे हैं जो उनको पेश आ सकती है आने वाले दिनों में? देखें, उनकी सज़ा पंजाब गवर्नमेंट ने सेक्शन 401 CRPC के तहत ख़त्म कर दी, सस्पेंड कर दी है। वो हर्डल उनके पास अब उनके खिलाफ अब नहीं रही। दूसरी बात यह है कि अपील, जाहिर है उन्होंने खुद एप्लीकेशन दे के उसको बहाल कराया है, क्योंकि वो पहले अर्जेंट से हटाई हुई थी, वो भी एक प्रोसेस हो गया। अब अपील की फिक्सेशन उन्होंने रिक्वेस्ट करके करानी है, और जाहिर है जब दोनों केसेस में उनकी सजा सस्पेंड हो गई है तो फिर अंदर जाने वाली बात खत्म हो गई है। तो वो जब उनकी बारी आएगी तो उनको ऑन मेरिट्स डिसाइड हो जाएगा। एक चीज रह जाती है जो उनकी लाइफ टाइम न्यायालय के हवाले से है, उसके लिए हमारे समझ के मुताबिक तो ये है कि उन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रजू करना पड़े उस फैसले की सूरत में। अलबत्ता जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसमें कहीं भी लाइफ टाइम न्यायालय की कोई बात नहीं थी, और इलेक्शन एक्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। और आपको पता है कि पिछली पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट के में तरमीम कर दी, और मैक्सिमम जो न्यायालय की मुद्दत है उसका तयन किया कि वो 5 साल होगी किसी भी सूरत में। तो उसका बेनिफिट यकीनन मियां साहब को मिलेगा। तो अपैरेंटली इस वक्त मुझे कोई ऐसी हर्डल नजर नहीं आ रही फौरी तौर पे जो कि मियां साहब को इलेक्शन में आने से रोके। और हसन साहब, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जिसका इस्तेमाल किया है कल पंजाब की हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, तो ये ज़रा इस एक्ट के इस्तेमाल पर जो हुकूमत होती है उसका मैंडेट भी बताइएगा। क्या माजी में इस तरह की कहीं हमें इस लेवल पर कोई मिसालें मिलती हैं, या ये अपनी तारीख का एक ये अनोखा या इसको मुनफरिद वाक़या कहें कि तैयार बैठी थी निगरान हुकूमत के मियाँ साहब वापस आएंगे और इस सज़ा उनकी फौरी हमें मुअत्तल करनी है? जी, इनफैक्ट 2019 में जो बुज़दार हुकूमत है उन्होंने यकीनन उस वक्त के वज़ीर आज़म की कॉन्सेंट से 401 CRPC को इन्वोक किया था, और जिसकी वजह से मियाँ साहब बैरून मुल्क तशरीफ ले गए। तो मेरा ख्याल ना उसको किसी ने चैलेंज किया और ना ही आज तक किसी ने उसको, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार बहरहाल सेक्शन 401 में ये मौजूद है। तो उसमें वो कंडीशनल भी कर सकते थे और विदाउट एनी कंडीशन भी कर सकते थे। और एक और जो है 401 सब क्लास 2, उसमें ये भी इख्तियार है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझती है कि अब ये रिवोक कर दिया जाए ये ऑर्डर सस्पेंशन वाला, तो वो रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये नाजरीन के लिए भी हैरान कुन बात होगी कि पिछली हुकूमत जो 3.5 साल रही है, जिन्होंने बाहर जाने दिया और बाद में काफी शोर ववेला भी मचा कि साहब 4 हफ्तों जमानत भी 4 हफ्तों के लिए दी गई थी लेकिन वो आ नहीं रहे, तो उसके लिए उनके पास एक इख्तियार था कि वो उसको रिवोक कर देते। और दूसरा एक और इख्तियार उस ऑर्डर में दिया गया था जिसके तहत मियां साहब को बाहर भेजा गया था, वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उनको ये कहा गया था कि अगर ये वो अपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं देते, या हुकूमत ये समझती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही या आ रही हैं, या कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, तो फिर जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के वो इंक्वायरी कर सकते हैं अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट। और उस इंक्वायरी में मियां साहब के को बाउंड कर दिया गया था कि वो शामिल होंगे, लेकिन ये प्रोसीडिंग्स भी अडॉप्ट नहीं की गई और शोर ववेला बहरहाल होता रहा। तो ना दोनों चीजें जो कि वो कर सकते थे, अमली तौर पे उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया, ना ही इंक्वायरी करवाई और ना ही उस ऑर्डर को रिवोक किया। ठीक है, तो अब ये जो राना मुबश्शिर साहब कल का एक एक्ट है जो ये अमल किया है निगरान हुकूमत ने मियां साहब की सज़ा को माफ़ करके, तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो इस वक्त तासुर दे रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या इस एक्ट से उस तासुर को भरपूर मदद मिल रही है और तक़वियत मिल रही है कि मियां साहब की सज़ा को अदालतों से पहले ही हुकूमत ने ख़त्म कर दिया? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राना साहब, और ब्रेक में आपके सामने रखता हूँ, फिर राना एहसान अफजल साहब की भी इस पर राय जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा थी उसको क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत ख़त्म किया गया, अपना इख्तियार निगरान हुकूमत ने इस्तेमाल किया। तो राना मुबश्शिर साहब, अब ये इस फैसले के खिलाफ ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सियासी मुखालफीन हैं वो इस बात को जवाज़ बनाकर ये दावा भी कर रहे हैं कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि PMLN को फैसिलिटेट किया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और किस तरह से मियां साहब की सज़ा को फौरी तौर पर ख़त्म किया गया। तो ये वक्त से पहले कर दिया, मेरिट पर हुआ ये फैसला, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था मोहसिन नकवी साहब और उनकी काबीना को, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, होम मिनिस्टर जो होते हैं, पंजाब के जो होम मिनिस्टर हैं, उनका प्रोगेटिव है और वो इस चीज़ को अबॉलिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो अगर मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये कोई फ़ैसला किया तो डेफिनेटली उसमें प्रोविज़न लॉ में मौजूद है और वो उसको अनडू कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रह गया मसला लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब नहीं मिलेगी, देखें ना अब यहाँ पे PTI का ये यहाँ पे हाल हुआ है कि जो भी वहाँ से निकलता है वो IPP को ज्वाइन कर रहा है। अब IPP को ज्वाइन करने के लिए उसको सारे लोग उधर जा रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि IPP इज़ द ओनली रिलीफ और जहांगीर तरीन साहब इज़ द ओनली रिलीफ दे कैन हैव, और वहाँ पे लोग जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब को भी देखा जाए अगर, तो जहांगीर तरीन साहब देखे बेसिकली पायनियर हैं PTI के, और आखिरी दिन तक पिछले जो इलेक्शंस हुए जिसमें PTI ने कामयाबी हासिल की, उसमें देख लें आप आखिरी दिन तक गवर्नमेंट की इलेक्शन से पहले तक, एक दिन पहले तक भी जहांगीर तरीन साहब ही थे जो बंदे तोड़ तोड़ के ला रहे थे और जनाब वो हर तरीके से बंदों को ज्वाइन भी करवा रहे थे। एंड सो मच सो कि जब हुकूमत बन भी गई उसके बाद भी जहांगीर तरीन साहब बंदे लेके आते रहे, और जहांगीर तरीन साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है और उनको अगर एक्नॉलेज नहीं किया गया उनकी कंट्रीब्यूशंस को, जब हुकूमत PTI की आई तो वो एक अलग चीज़ है। उनके वहाँ पे लोग इनसिक्योर भी हो जाते हैं, डेफिनेटली हर जगह पे होते हैं। तो वो उनके साथ भी यही हुआ कि उनके जो ओपोनेंट्स थे वो ज़्यादा करीब आ गए जनाब इमरान खान साहब के, जब वो वज़ीर आज़म बने, और उस वक्त जनाब वो ज़्यादा करीब आ गए और साजिशें शुरू हो गई अगेंस्ट जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन साहब को अल्टीमेटली फिर साइड लाइन होना पड़ा। सो वो तो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए तो अब कल देखें सिनेरियो कैसे डेवलप होगा। आप या तो इंडिपेंडेंट्स जो है इंडिपेंडेंट्स लड़ेंगे, या वकला हजरात जो है, जैसे कि सोचा जा रहा है, जैसे कि जनाब प्लान है PTI की लीडरशिप का कि जनाब वकला को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दिए जाए और वकला जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो वकला हो सकता है, उसके अलावा जो लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो सकता है लड़े इलेक्शन, और बाद में जो भी वो डिसीजन ले दैट इज़ अप टू देम। बट देन अगेन अभी तक की स्ट्रेटजी ये है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट अगर दिए जा सकते हुए लेकिन तो वकला को दिए जाए। PTI में तो राना साहब अब रही वकला गए ना जो उनके जो मुख्तलिफ फोरम्स पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, वरना और कोई तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक्टिव या मंजर आम पर नजर ही नहीं आ रहा। तो ये लास्ट ऑप्शन है उनके लिए, मजबूरी के तहत फिर उन्हें ये करना पड़ेगा। ठीक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा वकला के साथ ये है कि वकला को हैंडल करने के लिए या वकला को टफ टाइम देने के लिए, लेट मी पुट इट दिस वे, थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बेसिकली जो सेफ बेट ली जा रही है, जो सेफ बेट की जा रही है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकला जो है पार्टिसिपेट करें ताकि जितनी मैक्सिमम सीट्स निकाल सकते हैं इस इन्वायरमेंट में, जो कि इतनी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है PTI के लिए, उसमें से जितनी मैक्सिमम सीट चाहे इंडिपेंडेंट्स हो चाहे वकला हो, जितनी निकाल सकते हैं उसमें से निकाल लें। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो 17 सीटों के साथ नेशनल असम्बली में बैठ गई थी आके, और अगर ये शुरू से जो गलतियां हुई वो अच्छा नहीं लगता इस वक्त बात करते हुए। बट देन अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी PTI के खिलाफ, तो उस वक्त अगर PTI असेंबली में बैठती और बैठी रहती तो वो बहुत टफ टाइम दे सकती थी उस वक्त की हुकूमत को, जो 16 माह हुकूमत चली है उसको इतना टफ टाइम दे सकती थी। और इनके पास बहुत बंदे थे, बहुत सीटें थी, बहुत लोग थे, और वो असेंबली में वो टफ टाइम दे सकते थे। और एक स्टेज तो ऐसी भी आ गई थी कि जो लोग PTI वाले छोड़ के गए थे PTI को, नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हुई थी, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो जाके
मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के कहते थे जी कि हमने छोड़ा क्यों पीटीआई को, आप लोगों ने मना क्यों नहीं किया। सो ये भी स्टेज आ सकती थी कि वही पीटीआई जो नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बाद घर चली गई हुकूमत, ये भी स्टेज आ सकती थी। देयर वर पॉसिबिलिटीज कि वो नो कॉन्फिडेंस करके 13 उस गलती के बाद भी सीखा नहीं गया ना। उसके बाद जब केपी और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व किया गया तो अगर वो भी गलत और उसको फिर सियासी गलती माना भी, अगर वो गलती भी ना करते तो बहुत मुख्तलिफ होते आज हालात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उसके बाद फिर गलती की केपी की हुकूमत तोड़ना, उसके बाद फिर गलती की परवेज इलाही साहब कहते रहे, बार बार कहते रहे कि जनाब पंजाब की हुकूमत मत तोड़े, ठीक है, लेकिन पंजाब की हुकूमत भी तोड़ी गई। सो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलती पर गलती होती रही और करते रहे पीटीआई, जिसकी वजह से देखिए आजकल सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बंदा को बैरोक्रेट को नौकरी पेशा आदमी या कोई इवन सियासतदान अगर किसी सीट पर नहीं है तो यहाँ पे हमारा तो माहौल ये है कि कल को उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता, उसका फ़ोन सुनता कोई नहीं है। सो इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है। तो आप हुकूमतें जो है वो जनाब कश्मीर की हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, केपी की हो, पंजाब की, खुद तोड़ते पे तोड़ते चले गए, ठीक है, और उसके बाद जनाब आप एक्सपेक्ट करें कि जनाब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। नहीं, वो ऐसे नहीं था। आप पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई ने बहुत सी गलतियां की और उनमें से 2-4 गलतियां और भी हैं कि जब एक अपॉइंटमेंट होनी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो उस वक्त आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें और प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन सके। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी गलतियां हैं जो की गई, ठीक है। और सब्सटैंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप किसी पे जनाब को डीजीसी जो है आईएसआई के फैसल नसीर, उन पे जनाब इल्जाम लगा दे। सो इस तरह की एक गलती नहीं, बहुत सी गलतियां हैं जो कि पीटीआई की लीडरशिप ने। तो वो उसको अब अगर वो उसको समझ जाएं तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, अब देखते हैं कि ये समझ आता है उनको, नहीं आता, चूंकि गलतियों पर गलतियां करते रहे। राना एहसान साहब, पंजाब में सूरत हाल बनने क्या जा रही है? आप जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आपका कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अब उस तरह से ग्राउंड में नहीं होगी, उनके लोग अब आईपीपी के बैनर तले लड़ेंगे। तो आईपीपी को एक पॉलिटिकल फोर्स आप लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो इस वक्त आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है? देखिए, मैं समझता हूँ आईपीपी में बड़े बड़े नाम गए हैं, लेकिन क्या कोई उनका जमाती वोट है? क्या वो जमात ग्रास रूट लेवल तक मौजूद है? उसकी तंजीमें मौजूद हैं? नहीं, अभी ये नई जमात है। तो जितने भी मेंबर आईपीपी के हैं उनका क्या मैनिफेस्टो है, उनका क्या बयानिया है, अभी लोगों को इसकी कोई फेमिलियरिटी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस जमात का कोई वोट होगा कि आईपीपी के नाम पे लोग वोट डालेंगे कि यह आईपीपी का कैंडिडेट है तो हम इसको वोट डालें, ऐसा नहीं होगा। उनकी जो शख्सियतें हैं उनका कितना वोट बैंक होता है आज के दौर में, मैं नहीं समझता कि शख्सियतों का बहुत ज़्यादा वोट बैंक होता है, नहीं होता। हर बंदा तो ये इतना बड़ा ये चैलेंज मुझे पीएमएलएन के लिए आईपीपी नहीं नज़र आ रहा। जहां तक बात है पीटीआई की, देखें अगर वीक कैंडिडेट्स होंगे, अभी नए लोगों को मेरे ख्याल से उनको लाना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो छोड़ गए, और तो इतना पीटीआई के साथ भी मुकाबला मैं नहीं समझता बड़ा स्ट्रांग होगा। तो मुझे तो पीएमएलएन एक मेजॉरिटी हुकूमत बनाती नजर आ रही है पंजाब के अंदर। इसी तरह वफाक में अगर हम मेजॉरिटी ले जाते हैं नशिस्तें, तो हम वफाक में भी हुकूमत फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो रास्ता पीटीआई ने अपनाया, केपी के हुकूमत का रास्ता था, पंजाब हुकूमत चलाने का रास्ता था, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन का रोल वो कर सकते थे, उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो तसादुम का था। उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक का, उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा किया, आलमी साजिश का, नफरत के बीज बोए, और ये सब जो उन्होंने जो कुछ किया वो फिर कल्मिनेट हुआ एक एक्सप्लोजन में जो 9 मई को आपने देखा। तो ये जो उनकी तितर बितर पार्टी हो रही है, ये इस जो हरकतें उन्होंने की, जो अमाल किए, ये होना थे। वो रास्ता अगर वो दूसरा रास्ता अपना लेते जो जमहूरी रास्ता था, तो मैं समझता हूं कि बहुत एक बेहतर पोजीशन में पीटीआई होती। और जिस तरह वो आज टूट गई है ना, 9 मई होता तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया, जो सियासत इमरान खान कर रहे थे, वो सियासत ने यही उनको पहुंचाना था।
जिस तरीके से ना वो ऑपोजिशन के साथ बातचीत कर सके। राना एहसान साहब, अपने इस पूरे आर्गुमेंट में आपने पीपल्स पार्टी को राइट ऑफ कर दिया, तो ये जाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब आज से चंद साल पहले एंट्री हुई थी पंजाब में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा डेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को पहुंचाया था। तो आज उनके पास रिकवर करने का मौका है, जब पीटीआई मैदान में नहीं है, तो वो पंजाब में अपना मैंडेट जो अपनी अवामी सपोर्ट थी उसको वापस हासिल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। कम अज़ कम वो बयानात की हद तक तो उनकी एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो वो आपको कहीं इस वक्त नज़र नहीं आ रहे एक मजबूत फोर्स के तौर पर? देखिए, पंजाब में ऑन ग्राउंड मैंने नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी की तंजीमें हर शहर में, जो मेजर से शहर हैं, अर्बन सेंटर्स में हो, रूरल सेंटर्स में हो, नहीं है इनकी। यहाँ इनको उम्मीद थी कि आईपीपी नहीं बनेगी और ये लोग उनके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के जो सिंबल पे पंजाबी उनको वोट डालेंगे। मैं उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे राइट ऑफ नहीं करता। कुछ एरियाज हैं सदर्न पंजाब में जहां उनकी प्रेजेंस है, लेकिन बहुत थोड़ी है। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में मुश्किल है। मुझे इतना ज़्यादा यहाँ कोई चैलेंज पंजाब की हद तक नहीं नज़र आता। ठीक है, तो फिर एहसान साहब, इसका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात में भी कोई एक सिंगल हम किसी को 2/3 मेजॉरिटी लेते या किसी को क्लीन स्वीप करते नहीं देखेंगे, और जिस तरह अभी पीडीएम की हुकूमत गुजरी है जिसमें कई जमातें शामिल थी, कोई 10, 11, 12। जी, पंजाब में पीएमएलएन इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत लेने की कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी रखती है। मैं समझता हूं कि पंजाब से अगर यही आपकी एनए की नशिस्तों की सूरत हाल रही तो बिल्कुल हम एक मेजॉरिटी पार्टी की सूरत के साथ उभर के आ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम सिंध में भी इस दफ़ा मैक्सिमम कैंडिडेट्स खड़े करें। हम मुख्तलिफ अलायंसेस के बारे में वर्किंग चल रही है बलूचिस्तान में, केपीके में। तो फाइनल शक्ल क्या इख्तियार होती है, अभी टाइम है, वक्त है। अभी इलेक्शन का जब स्केड्यूल अनाउंस होगा उसके अंदर बहुत सारी तब तक जो है वो तब्दीलियां आ सकती हैं बाकी सूबों में। ठीक है, तो हसन रज़ा पाशा साहब, ये एक आम आदमी का जो इस वक्त सेंटिमेंट है तमाम सियासी जमातों को लेकर, जो पिछले 5 साल जिस तरह से तमाम ही जमातों को हुकूमत करने का मौका मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और पीडीएम में तो सारी जमातें शामिल थीं। अब जब अभी इन सबको हलकों में जाना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो हमें अभी को ख़ास नज़र आ नहीं रहे। पीडीएम की जमातें जब जाएंगी तो किस तरह से एक आम आदमी रिएक्ट करेगा? अब वो मुल्क को उन्होंने बचा लिया डिफ़ॉल्ट होने से, रियासत बचा ली, सियासत कुर्बान कर दी, वो आर्गूमेंट क्या एक आम आदमी के लिए काबिल कबूल होगा, या फिर उसे अपनी वो महंगाई याद आएगी, वो उसे अपने मुश्किल दिन याद आएंगे जो कि ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये कहना कि पीटीआई वो बिल्कुल फारग हो गई है, मैं इससे इख्तलाफ रखूंगा। पीटीआई के वर्कर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और खामोश अक्सरियत भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इलेक्शन का जब बिगल बजता है तो फिर सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होती है, और उसके लिए देखना पड़ेगा कि पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन को कौन लीड करेगा। हर जगह पे एक जो उनकी टॉप क्लास लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है, जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो भी मौजूद नहीं है, और बाकी बहुत सारी जो लीडरशिप है मकामी सतह पे जो लीडर थे ज़िलों की हद तक, वो छोड़ छाड़ के वो लीडर्स चले गए हैं। लेकिन वर्कर्स की हद तक ये मेरा है कि वर्कर्स मौजूद हैं, और अब क़यादत ही लेकर जाती है जब भी कोई तहरीक चले या कोई कैंपेन चले इलेक्शन के हवाले से, तो उसकी जो क़यादत का ना होना, उसका नुकसान उन पीटीआई की जमात को लाजमी होगा। लेकिन अब ये कहना, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के मेरे दोस्त कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत पंजाब में और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल निगेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने के जिस तरह के पीपल्स पार्टी की मसालेती पॉलिसी की वजह से एक स्पेस मिली और पीटीआई में लोग शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी से मुतनफर हो गए, आज उनकी एक अच्छी खासी तादाद पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और किस तरीके से लेके जाती है, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हमारी जो भी जिस पार्टी की भी टॉप क्लास लीडरशिप है, उसके गिर्द जो एक इजहार होता है
उस पार्टी लीडर्स का और वर्कर्स जो सेकंड लाइन के लीडर्स होते हैं, वो किसी नए बंदे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होते। और ये हर पार्टी में ये चीज मौजूद है, जो कि अल्टीमेटली उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। और वो शख्सियत परस्ती की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं और नजरियात को साइड पे छोड़ जाते हैं। आज आप देखें कि कौन सी ऐसी पार्टी मुल्की सतह पे मौजूद है जो नजरियाती हवाले से सॉलिड फुटिंग रखती है, तो आपका जवाब यकीनन मेरी तरह नो में आएगा। बस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक वोट बैंक बरकरार रखने के लिए अपना नजरिया, अपना मंशूर, अपनी सोच और फिक्र को आगे लाना होगा। जब तक वो नहीं लाएंगे, पार्टी के वर्कर्स की उनके साथ जुड़त इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और आप देख लें, यही वजह थी कि जो पीटीआई की तो एक तरह से हाइब्रिड वर्कर्स अगर मौजूद हों भी और कैंडिडेट्स ही ना हों पार्टी के, और तमाम हलकों में कैंडिडेट्स ही ना खड़े किए जाएं, तो वो वर्कर्स किसको वोट देंगे जाकर फिर, अगर आपका कोई नुमाइंदा ही नहीं मौजूद होगा? जी बिल्कुल, आप यही बात मैं भी यही बात ही कर रहा हूं कि जब लीडरशिप, टॉप लीडरशिप और सेकंड लाइन की लीडरशिप जब नहीं होगी, तो फिर उन वर्कर्स को एक दुरुस्त सिमत पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मॉब नहीं करता, मॉब जो है वो वक्ती तौर पे एक बुलबुला पैदा करता है, लेकिन उसको लॉन्ग लाइफ उसको आप नहीं लेके जा सकते उस बुलबुले को। तो उसके लिए यकीनन जो आपकी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ हवाले से जो पार्टी की तंजीमें होती हैं, जब तक उनका एक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा वो नहीं कर सकेंगे। और आपने देखा होगा कि पीटीआई में उस स्ट्रक्चर की कमी महसूस की जा रही है। ठीक है, तो राना मुबश्शिर साहब, ये सूरत हाल अगले 2-3 माह में, चूंकि अब लग ये रहा है कि 90 दिन से 100 दिन के दरमियान में ये इलेक्शन हो जाने, और 28 जनवरी आप भी कह रहे हैं कि वो डेट आ सकती है, तो अब ये हालात क्या बनने जा रहे हैं? राना एहसान साहब के आर्गूमेंट को हम मान लें कि ये 2/3 अक्सरियत से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं पंजाब में, या फिर आईपीपी आगे बढ़कर एक पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है, पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज कर सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खामोश वर्कर्स के साथ आके कोई हैरान कुन नताइज दे सकती है? देखिए, पहले बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की पंजाब की हद तक हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक आई डोंट थिंक सो कि वो असर्ट कर सकेगी। और जिस तरीके से अभी उसके अंदर लोग शामिल हुए थे, उसी स्पीड से लोग वापस विड्रॉ करके, बैकआउट करके उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। और एक जो रीज़न है उनकी जो नाराज़गी का मुस्लिम लीग नून से, वो ये भी है कि जनाब हमने बंदे जो हमारे पास आए थे, हमने उन्हें एक्सेप्ट किया था, उनमें से मेजॉरिटी लोग आपके पास चले गए और आपने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया, किसी हद तक कर लिया, कईयों को नहीं भी किया। सो द पॉइंट इज़ कि अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी जो असर्ट कर सकेगी नून लीग पंजाब के अंदर और यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। नंबर 2, देखिए पीटीआई का जो मसला है, पीटीआई का पंजाब तक अगर देखा जाए, सिर्फ अगर पंजाब की बात करूँ तो पीटीआई का वोट भी है, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, और वो है बिल्कुल मौजूद है। लेकिन वोट जो है वो पीटीआई के चेयरमैन का है, ठीक है। अब वो पीटीआई का चेयरमैन जो है, अगर वो किसी को टिकट दे देता है और बाकी उसको आके खड़ा होके बता देता है कि जनाब हाँ ये मेरे लोग हैं, या कोई पैगाम भेज देता है, अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते तो वो कोई पैगाम दे देता है, तो फिर तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, ठीक है। और पीटीआई का जो भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो फिर पीछे से अगर आवाज़ भी आती है या पैगाम भी आता है पीटीआई के चेयरमैन का, तो वो एक टफ टाइम मुस्लिम लीग नून को पंजाब में देगा, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और उसको आई वुड से कि अगर एक स्टेप आगे भी अगर चला जाए तो उसको नेक टू नेक भी लेके जा सकता है मुस्लिम लीग नून को, व्हेन इट कम्स टू लाइक पंजाब, सिर्फ अगर पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो। बाकी रह गया मसला पीडीएम की। आपने एक अभी बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा जी कि आम आदमी जो है वो क्या व्हाट विल दे डू, मतलब कि पीडीएम के लोग जो है इलेक्शंस आती है, कैंपेन चलाते हैं, पीडीएम के लोग जाके अपने लोगों से जाके अपने हलके में जाते हैं, लोगों को कहते हैं जनाब कि ये हमें वोट चाहिए, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ ये कह देना पीडीएम वालों का जाके अपने हलकों में और वोट ले लेना, एक्सपेक्ट करना कि वोट उन्हें मिल जाएगा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट।
कोई उसको नहीं बिल्कुल चलें, ये आर्गुमेंट नाकाबिल कबूल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। राना एहसान साहब, हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में इस मौजू पर मजीद भी डिबेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।